हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विटामिन B9। विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड। तो चलिए देर ना करते हुए बल्कि वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं एक एक करके। विटामिन B9 जिसका नाम ही है, जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे ही फोलाइसिन, विटामिन B6, विटामिन M, फोलेट, अल्फा विटामिन सेकेंड और इसे टेराइल ग्लूटेमिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। टेराइल ग्लूटेमिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जितने के जितने आप ये सारे नाम देख रहे हैं, इसके पहले के नाम थे, लेकिन अब इसे जो आपका B9 है, अब इसे फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम तो हैं। पहले विटामिन B9 को इन्हीं नामों से जाना जाता था, लेकिन अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है। क्या नाम है? फोलिक एसिड। और जो कि इसका रासायनिक नाम है, अब इसे फोलिक एसिड के नाम से ही जानते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, आपके विटामिन B9 की विशेषता की बात करें तो यह आपका पीले रंग का रवेदार पदार्थ है। आपका विटामिन B6 जो है, आपका विटामिन B9 है, एक पीले रंग का रवेदार पदार्थ है। और इसके साथ ही साथ यह ताप के प्रति स्थिर है, यानी कि ताप पड़ने पर, ताप के साथ ये नहीं है कि ताप के संपर्क में आने पर यह खराब हो जाता है, यह नष्ट हो जाता है, बल्कि ताप के प्रति यह जो है स्थिर है। सोडियम लवण में घुलनशील है। आपका विटामिन B9 सोडियम लवण में घुलनशील है। इसके साथ ही साथ जल में अल्प घुलनशील है। आपने जैसा कि देखा कि आपका जो BC था, ये जल में वाटर सोल्यूबल विटामिन है, लेकिन घुलनशील तो है, लेकिन यह सोडियम लवण में घुलनशील, इसके साथ ही साथ आपके जल में अल्प घुलनशील है, यानी कि पूर्ण तरह से घुलनशील नहीं है। कौन सा? विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड। इसके साथ आपने देखा कि अम्ल घुलनशील है और अम्ल के साथ साथ प्रकाश के प्रति, यहां पे देखिए प्रकाश, अम्ल के साथ साथ प्रकाश के प्रति अस्थिर है, यानी कि अम्ल और प्रकाश की उपस्थिति में यह जो है नष्ट होने लगता है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि अम्ल और प्रकाश के उपस्थिति में अस्थिर है या अस्थिर है। अगर हम बात करें कि आपका जो विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड, यह आपके यकृत और पालक में इसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। विटामिन B9 की बात करें, जो आपके, अगर हम वनस्पति जगत की बात करें तो वनस्पति जगत में आपको पालक देखने को मिल जाएगी, जो कि एक साग है यानी कि पालक में इसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। इसके साथ साथ आपका जो जंतु जगत, प्राणी जगत के स्रोत हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, उसमें यकृत में इसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है फोलिक एसिड की। वहीं पर अगर हम इसके कार्य की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारा विटामिन B9 होता है, इससे आप विशेष करके देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इसके साथ आप लोग एक और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा का भाग बनता है, दोनों के दोनों बनते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और आपका एक है NTD। इसका कई बार सिर्फ और सिर्फ आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उसमें एक नाम आता है स्पाइनल बाइफिडा, बहुत फेमस है, लेकिन आपका NTD कई प्रकार का होता है, उसमें से आपका स्पाइनल बाइफिडा मुख्य रूप से अभी हम आगे चर्चा आपको करेंगे। तो अगर हम कार्य की बात करें तो इसके जो मुख्य रूप से का जो कार्य है, RBC की परिपक्वता, यानी कि विटामिन B9 की अनुपस्थिति में जो आपका RBC है, यह परिपक्व नहीं हो पाता है, अर्थात इसकी RBC की परिपक्वता में इसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड की। अब यहाँ पर देखिए पारिफायरिंग रिंग का निर्माण। अब ये पारिफायरिंग रिंग का निर्माण करती है, कौन करता है पारिफायरिंग रिंग का निर्माण? विटामिन B9 फोलिक एसिड। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ये कैसे रिंग की बात कर रहे हैं। ये जो आपकी पारिफायरिंग रिंग की बात हम कर रहे हैं, यही जो है पारिफायरिंग रिंग, यही जो है आपके RBC का निर्माण करता है। डायरेक्ट आपका विटामिन B9 RBC का निर्माण नहीं करता है, बल्कि उसमें B12 के साथ मिलकर, अभी आप लोग देखेंगे कि विटामिन B12 के साथ मिलकर के RBC के परिपक्वता में, RBC के निर्माण में सहायता करता है, और उसी की कड़ी का ही एक भाग है
पारिफायरिंग रिंग का निर्माण। यही पारिफायरिंग रिंग जो है, यही जो है आरबीसी का निर्माण का कार्य करता है। तो इसके निर्माण में ये जो है सहायक हुआ करता है। तो आपका क्या है, पारिफायरिंग रिंग का निर्माण। विटामिन B9 और जो है विटामिन B12, ये दोनों के आपस में विटामिन B9 विटामिन B12 के साथ मिलकर आरबीसी के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। डीएनए के निर्माण में सहायक है। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आपसे आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ देता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। अब इसकी बात हो गई। अब यहीं से डीएनए आरएनए की बात हो गई तो एक दिमाग में क्लिक कर गया। आपको बता दें कि आपका एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, HIV का फुल फॉर्म। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि इसका कॉन्सेप्ट तो हमें पता होता है कि डीएनए आरएनए का आपने देखा, उसके साथ एड्स और HIV दोनों सिमिलर हैं, दोनों का संबंध एक ही चीज से। दोनों के दोनों में आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, आपकी जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडी है, इसी का ह्रास हो जाता है, यही मर जाती है एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली। और दोनों के केस में, और उसको लिए आप लोग देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन, आप लोग देखिए टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करने का कार्य करती है। और लेकिन जब आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इसके लिए जब यहीं पे हमारे दिमाग में क्लिक कर गया तो जान लीजिए HIV की बात होती है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि जो आपके इम्यूनो सिस्टम को फेल कर दे, ऐसा वायरस जो आपके इम्यूनो सिस्टम, जो आपका इम्यूनिटी है उसको फेल करा दे, वही आपका HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। लेकिन वहीं पर जब हम एड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्वायर्ड हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, और आपका AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का। और इसको डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका एड्स और HIV हुआ करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली को ये दोनों के दोनों उसका जो नाश कर देते हैं, उसका भक्षण कर देते हैं और मर जाते हैं आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली। और जिससे आपके शरीर में जितने भी रोग हैं, घूमते टहलते कमजोर जो भी हैं, घूम रहे हैं टहल रहे हैं, आपके संपर्क में यदि आ गए तो आप पर हावी होने लगते हैं और व्यक्ति की जो है धीरे धीरे डेथ हो जाती है। यानी कोई भी है जो आएगा, देखा है ये अच्छा, ये जगह अच्छा है, यहाँ पे हम सेट हो जाते हैं और वह रोग आप में हो जाता है और आपकी डेथ इसी से हो जाती है। तो आप रिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि आपका इसमें इम्यूनो सिस्टम डैमेज हो रहा है, प्रतिरक्षा प्रणाली पर डैमेज हो रही है, और इसी से रिलेट करके हम लोग इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए इतनी बात हो गई हमारी डीएनए को लेकर। और आपको पता है कि जो आपका हिस्टाडीन है, जो हिस्टाडीन की बात करें तो आप लोग इसे पढ़े हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड हिस्टाडीन, आपने टायरोसिन एवं ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन आपका विटामिन B3 का पूर्वगामी रूप है ट्रिप्टोफैन, यह भी एक आपका एसेंशियल अमीनो एसिड का ही भाग है ट्रिप्टोफैन। इसके चयापचय में यह आपका आवश्यक है, इसके चयापचय के लिए यह आपका आवश्यक है। कौन आवश्यक है, विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड, हिस्टाडीन, टायरोसिन और उसके साथ साथ ट्रिप्टोफैन, यानी कि बिना इसकी अनुपस्थिति में इसका जो पूर्ण चयापचय नहीं हो पाता है। विटामिन B9 सिट्रोबोरम, ल्यूकोबोरिन एवं न्यूकोबोरिन नामक न्यूकोबोरिन कारक के रूप में कैंसर थेरेपी में कार्य लिया जाता है। यानी कि कैंसर के उपचार में किसका कार्य किया जाता है, विटामिन B9 सिट्रोबोरम, ल्यूकोबोरिन, न्यूकोबोरिन के कारक के रूप में कैंसर के उपचार में। अब कैंसर का उपचार किस रूप में किया जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, कैंसर थेरेपी की जाती है, तो इसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। आपके कौन कौन से हैं, आपके सिट्रोबोरम, ल्यूकोबोरिन, आपके न्यूकोबोरिन, इनका यूज किया जाता है किसमें, कैंसर थेरेपी यानी कैंसर के उपचार में। अब यहाँ पर देखिए आपका जो अगला टर्म है, आपका जो अगला शब्द है, आप लोग देख रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर जीवाणु के लिए आवश्यक है। जब यहाँ पे लैक्टोबैसिलस केसी की बात होती है तो आपका जहाँ पे लैक्टो शब्द जुड़ जाता है, उसका संबंध होता है दूध, यानी कि जो दूध के पाचन करने वाले जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर, इसके निर्माण के लिए, इनकी पदोन्नत के लिए, इनकी उन्नत के लिए क्या आवश्यक होता है, आपका विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड।
चलिए अगर हम इसके प्रकार की बात करें, विटामिन B9 के प्रकार की बात करें, तो विटामिन B9 फोलिक एसिड आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, वहीं पर आपका दूसरा होता है संयुग्मी फोलिक एसिड। अब इसका नाम ही है संयुग्मी, यानी कि मिलके बना है, लेकिन देख लेते हैं टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। इसे जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है, इसे स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है किसको? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। लेकिन वहीं पर जब संयुग्मी फोलिक एसिड की बात होती है तो यह जो है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड का संयुक्त रूप हुआ करता है। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड का संयुक्त रूप हुआ करता है, इसी कारण से इसे जो है संयुग्मी फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो आपका दो प्रकार का होता है, आपने उसको जाना। वहीं पर जब आपके शरीर में फोलिक एसिड की कमी होती है, यानी कि विटामिन B9 की कमी होती है, तो आप लोग देखते हैं कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया की अगर बात करें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि आपके RBC का आकार बड़ा हो जाता है, RBC का आकार बड़ा हो जाता है और इसका निर्माण भी बाधित होता है। बड़ा होगा, RBC का आकार बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि संख्या भी कम हो जाएगी, और जब संख्या कम हो जाएगी तो इसका परिवहन अच्छे से नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि जितना आपका RBC होगा, आपको पता है कि RBC यानी कि आपकी जो RBC होती है अपने साथ में कितने ऑक्सीजन के अणु को परिवहन करती है, तो आप लोग देखते हैं कि 4। एक RBC आपके 4 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करती है। तो ये आपका परिवहन मंत्रालय है, किसका परिवहन करता है? आपके ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो बड़ा हो जाएगा तभी आपके 4 ही ऑक्सीजन के अणु को ले जाता है, बड़ा हो जाएगा तब भी ये 4 ही ऑक्सीजन के अणु को ले जा पाता है। लेकिन जब इसकी संख्या कम हो जा पाती है, जब इसकी संख्या कम हो जाती है तो यह नंबर ऑफ ऑक्सीजन के अणु को कम ले जा पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को हांफाने लगता है, उसको कमजोरी फील होती है, वो किसी कार्य को करने में लगन नहीं उसकी लगती। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यही आपका है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वहीं पर जो दूसरी समस्या होती है आपकी एनटीडी का कई बार फुल फॉर्म ही आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। एनटीडी का फुल फॉर्म होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करें तो आपका यह कई जगह पे होता है, आपके मस्तिष्क में हो सकता है, आपके मेरुरज्जु में प्रभावित हो सकता है। मेरुरज्जु की बात करें तो वहाँ पे आपके कमर पर विशेष करके ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसे ही स्पाइनल बाइफिडा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे होता क्या है कि जो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है आपके, जिसमें आपकी ऑप्टिकल नर्व जाती है, जो आपका मेरुरज्जु है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो उसके बीच में एक द्रव्य भरा हुआ होता है जो कि सफ़ेद होता है, क्षारीय होता है, जिसका pH मान हुआ करता है 7.4 होता है, क्योंकि आपके ब्लड का और उसका साइनोवियल फ्लूइड का भी pH मान बराबर होता है। तो जो उसका भी pH मान वही होता है, आपके सफ़ेद रंग का होता है। और जब वहाँ से जो आपकी मेरुरज्जु है, जब वहाँ से निकल करके आपके बाहर एक गोल आकार ग्रहण कर लेता है और उसमें द्रव्य लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे कोई स्पाइनल बाइफिडा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है आपके विटामिन B9 की कमी से होने वाली समस्या है। क्या है? स्पाइनल बाइफिडा, और इसको एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब आपको यहीं पे बता जो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो आपके मेरुरज्जु है उसके बीच में जो पाया जाता है, इसी द्रव्य में, इसी लिक्विड में आपका एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको आप लोग बेहोशी का इंजेक्शन कहते हैं। बेहोशी का इंजेक्शन कौन सा है? उसको हम लोग एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। यही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन इसी आपके रीढ़ के हड्डी के बीच जो आपका साइनोवियल फ्लूइड आपका भरा हुआ है उसी में आपका लगाया जाता है। और इसी साइनोवियल फ्लूइड में आपका सोडियम पोटेशियम जो कि आपके परिवहन का कार्य करता है, सोडियम जो कि सूचनाओं को आदान प्रदान, जो कि सूचनाओं को मस्तिष्क तक, अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, सोडियम पोटेशियम का काम करता है। उसी सोडियम पोटेशियम आपके जो है साइनोवियल फ्लूइड में रहते हैं। और जो आपका एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि बेहोशी का इंजेक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी सोडियम और पोटेशियम को ब्लॉक कर देता है। कहता है तुम जहाँ पे हो वहीं थोड़ी देर आराम कर लो, और ये आराम करने लगता है। तब तक हम बहुत सारे कार्य को उस शरीर में ऑपरेशन करना, कुछ भी करना होता है हम कर लेते हैं। हमारे मस्तिष्क को कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि हमारे शरीर में हो क्या रहा है। लेकिन जो ही ये सोडियम पोटेशियम वहाँ से फ्री होते हैं, इनकी नींद खुलती है, तुरंत भागते हुए जाते हैं, कहते हैं गड़बड़ तो हो गया, मैं पहुंच नहीं पाया, क्या दे दिए, हमें तो बेहोश पड़ा था वहाँ पे, मस्त था। जैसे आप लोग देखते हैं दारूबाज पी करके पड़े रहते हैं, जब होश में आते हैं तो कहते हैं मोबाइलें नहीं है, पैसा भी था,
और साइकिल भी नहीं दिख रही है। तो वही स्थिति आपके सोडियम पोटेशियम के साथ होती है। जब इनका दिमाग फ्री होता है तो जाते हैं तो देखते तो तक इधर काम तमाम हो जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाया करता है, ऑपरेशन होने के बाद एक बार उनको तेज दर्द उठता है। कब दर्द उठता है? जब उसी आपके एनेस्थीसिया का असर कम होता है, आपका सोडियम फ्री होता है, जाके मस्तिष्क को बताता है कि ये तो अंग गायब हो गया। तब आपको तेज दर्द, आपको कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर साहब पुनः आपको इंजेक्शन देते हैं और आप जो है रिलैक्स फील करते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई आपको एनटीडी को लेकर के। आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एनेस्थीसिया वगैरह, एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिस्ट जो उसका इंजेक्शन लगाता है उसका विशेषज्ञ जो होता है उसको कहते हैं। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे एनटीडी के बारे में, एनटीडी के बारे में बात हो गई। और इसका जो विशेष जो आपका पूछा हुआ है स्पाइनल बाइफिडा है। इसकी कमी से आपके जीभ पे छाले देखने को मिलते हैं। जीभ के छाले के साथ साथ जब आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी होती है तो व्यक्ति में डायरिया भी देखा जाता है। डायरिया आपकी बात होती है, डायरिया में आप लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। और यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका डिहाइड्रेशन का काम ही होता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहीं मिलेगा, कहीं साल्ट मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है जिसको अगर दोनों में मिल जाए तो आपको साल्ट को संयम करते हैं। इसमें से आपका मुख्य सेविका का क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके ORS घोल को, एक पाउच को कितने लीटर पानी में घोलते हैं, कितने लीटर पानी में घोलते हैं। तो उसका जो मात्रा हुआ करती है 1 लीटर होती है। 1 लीटर पानी में घोलते हैं ORS घोल। और इसमें से जो आपका मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन बनता है कि ORS घोल में कितना प्रतिशत, कितना ग्राम आपका नमक होता है, कितना ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कितना ग्राम आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो अगर हम आपसे बात करें कि जल में, तो 1 लीटर जल में घुलाता है। अगर नमक की बात करें तो 3.5 यानी कि 3.5 ग्राम आपका नमक होता है। और वहीं पर यदि आपसे बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो आपका 2.5 ग्राम होता है। और आपके पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो 1.5 यानी कि 1.5 ग्राम होता है एक ORS के पाउच में, एक ORS के पाउच में। पुनः सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नमक जो होगा 3.5 ग्राम होगा। उसके बाद आपका होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, वो आपका 2.5 ग्राम होगा। उसके बाद आपका होगा एक और है आपका पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 1.5 ग्राम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तो ध्यान रखिए। ORS में आपका 3 चीज आपका पूछ सकता है कि ORS का एक पैकेट कितने पानी में घुलाता है, 1 लीटर पानी में घुलाता है। विशेष करके अब तो आता है कि सोल्यूशन इज एबल टू ड्रिंक 24 आवर, लेकिन वैसे जनरली जो है किसमें समाप्त हो जाता है लगभग 1 से 1.5 घंटे में, यानी कि घोलने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमें इसे पी लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जीभ पर और डायरिया को देखें। अगर जब हमारे शरीर में विटामिन B9 की अधिकता हो जाती है तो शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है, शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है। आपको पता है कि जो आपके शरीर में वैसे तो विटामिन की मात्रा अधिक नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा शरीर उतना का ही अवशोषण करता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जब कभी आपका शरीर उसका अवशोषण अधिक मात्रा में करने लगता है तो आपके शरीर में इससे गंभीर समस्या देखने को मिलती है। शरीर में विषाक्तता खुद ही जहर बन जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंचित किसी में हो जाए वो अलग मैटर है, लेकिन हम खाते कितना भी, लेकिन हमारा शरीर उतना ही ऑब्जर्व करता है जितनी उसकी आवश्यकता हुआ करती है। चलिए तो आप स्रोत की बात करें तो आपका अंडा, दाल, साबुत अनाज, आपकी पालक, यकृत, मांस, ये सारे के सारे इसके मुख्य स्रोत हुआ करते हैं। वहीं पर हम अगर अवशोषण की बात करते हैं तो इसका भी जो अवशोषण हुआ करता है ये आपकी छोटी आंत के जेजुनम भाग में होता है, छोटी आंत के जेजुनम भाग। और हमने आपको बताया है कि छोटी आंत के आपके 3 भाग होते हैं, डीडी, जीजा, आई माने इलियम, यानी कि डेडुनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और इसी जेजुनम भाग में इसका भी जो है अवशोषण हुआ करता है। वहीं पर अगर हम उत्सर्जन की बात करें तो इसका भी उत्सर्जन आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन B9 है, जो कि वाटर में आपका अल्प घुलनशील है, यानी कि पूर्ण घुलनशील नहीं, लेकिन इसका भी जो है जल के साथ इसका आपकी विसर्जित हो जाती है, यानी कि मल मूत्र के मार्ग से यह जो है विसर्जित हो जाती है। तो चलिए इतना हमारा प्रयास था। आपको उम्मीद है कि आपको विटामिन B9 समझ में आ गया होगा और इसके कार्य को देखें। विशेष रूप से यदि आप इसमें से याद रखें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को याद रखिए। आपको याद रखना है NTD, इसकी फुल फॉर्म को याद रखना है। और उसमें फुल फॉर्म जब आपको याद हो जाए तो विशेष रूप से आपको याद रखना है किस वजह से होता है, विटामिन B9 की कमी से होता है। और क्या याद रखना है, स्पाइनल आपका स्पाइनल बाइफिडा, स्पाइनल बाइफिडा,
स्पाइनल बाइफिडा आप लोग देखेंगे रीढ़ की हड्डी के बीच से वो आपका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो बाहर आता है और एक कवर बना लेता है। आप लोग सर्च करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो यही आपको विशेष रूप से जो यहाँ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका यही है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।